जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखें प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों के जवाब क्या हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। और दूसरा ये है कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, उनके जवाब देखने हैं, या फिर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो करें और वहाँ से आप जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड पे आपको थंबनेल भी नज़र आएंगे और वीडियो के दौरान आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक आई बटन भी नज़र आएगा, जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस तक जा सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन की जो है उसको हम रीड कर लेते हैं कि ये सर्काडियन रिदम क्या होती है। ठीक है, देखें हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं, जो कि 24 घंटे वाले चेंजेस होते हैं ना, उनको हम सर्काडियन रिदम्स कहते हैं। जैसे नींद का आना, अब आपको पता है कि अगर आप रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं तो आपको अमूमन दिन को ही नींद आएगी। और अगर आप स्पेशली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको ये होता है हमेशा से कि भाई मैं रात जागना है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो मेंटल लेवल है, बॉडी लेवल है, वो आपको अलाउ नहीं करता, आपको नींद आ जाती है। लेकिन फिर एक दो दिन अगर आप स्ट्रेस लेकर कोशिश कर लेते हैं तो फिर डेली बेसिस पे आपकी रूटीन बन जाती है। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर्काडियन रिदम अब आपको इजाज़त दे रहा है कि आप रात जाग लें। बहरहाल दिन और रात के लिए जो है वो लफ्ज़ है डायअर्नल, लेकिन अगर आप 24 घंटे के लिए बॉडी को अडेप्ट करवा रहे हैं तो सर्काडियन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर कभी कभी 2-4 घंटों के लिए भी इतना भूख लगती है ना आपको, अगर आप 4 बजे डेली कुछ खाते हैं, तो अब याद रखिएगा अगले दिन जो है वो 4 बजे आपको अमूमन जो है भूख लगेगी, जिस टाइम आप रेगुलर खाना खाते हैं। तो अल्ट्रेडियन भी कहते हैं या अल्ट्राडियन भी कहते हैं इसको। और जैसे स्मोकर्स होते हैं ना, उनको तलब होती है, जिस तरह, या रोटी नहीं खाते, आप पिज़्ज़ा खा लेते हैं लेकिन फिर भी रोटी खाने की तलब होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि 24 घंटों में फेस करते हैं आप। उसके अलावा एक मंथ के अंदर एक आपकी रूटीन हो जाती है, दैट इज़ सर्का लूनर कह लें आप इसको, या इन्फ्रेडियन कह लें, जो कि एक मंथ की रूटीन होती है। और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन सर्काडियन चूँकि आपकी चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो इसमें जो है ये पूछा जा रहा है कि बताएं जी सर्काडियन रिदम जो है वो क्या होती है। तो एक बायो रिदम है जो कि एक पीरियोडिसिटी शो करती है 24 घंटों की, इसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है? अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिफरेंस क्या है सीएनएस पीएनएस के ऊपर। तो सीएनएस पीएनएस पे क्या डिफरेंस है? देखिए बच्चों, आपकी जो बॉडी है ना, उसमें जो आपका ये जो ब्रेन है, इसमें जितने भी न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, और आपकी ब्रेन के साथ एक और ब्रेन एसोसिएटेड है विच इज़ दी लॉन्गिट्यूडनल ब्रेन, जिसको आप स्पाइनल कर्ड कहते हैं। इसके अंदर जितना भी सिस्टम काम कर रहा है, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इन इंटर न्यूरॉन्स की स्टडी को, ये बॉडी से कैसे काम ले रहे हैं, बॉडी से कैसे काम, बॉडी को कैसे काम दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर CNS, दैट इज़ द कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में जो है वो काउंट करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो है प्यारे बच्चों एक और सिस्टम लगा हुआ है, जो कि न्यूरॉन्स अब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बॉडी में भी हो आते हैं, जिनमें 2 कैटेगरीज आपको पढ़ाई गई हैं, जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो आप कह लें कि जो बॉडी में मैसेज लेकर बॉडी से ब्रेन तक आते हैं, दे आर कॉल्ड दी सेंसरी, और जो ब्रेन से मैसेज लेकर डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जाते हैं, दे आर कॉल्ड दी मोटर न्यूरॉन्स। स्पेशली मसल सेल्स तक मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है, जिसे मसल्स मूवमेंट शो करते हैं। तो दैट इज बेसिकली द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये 2 किस्म का सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहा है, और 2 किस्म के जो है न्यूरॉन्स सेट हैं। वैसे कैटेगरी तो 3 में होगी ना, सेंसरी और मोटर तो आपकी बॉडी में है, और इंटर न्यूरॉन्स जो है वो आपकी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में है। तो 2 सिस्टम्स काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, इसलिए चैप्टर का नाम भी रखा गया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है, लेकिन द वर्क इज बीइंग डन विद द बॉडी। तो आप कह लें कि जो CNS है, दैट इज बेसिकली द central nervous system, and PNS is basically the peripheral nervous system. उसके बाद सवाल है जी, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है?
देखिए बच्चों, आपका ना ये जो गला होता है, गले में एक बोटी होती है, एक टिश्यू होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। लेकिन उसके अंदर भी जो है कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि 4 डॉट्स की शक्ल में होते हैं। इन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कहते हैं। इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, इसके अंदर आपको बिल्कुल छोटे से नज़र आ रहे हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, इसके भी वाइटल फंक्शंस हैं और थायराइड ग्लैंड के भी वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी के लिए मौजूद हैं। ये बेसिकली कह लें कि हमारी बॉडी को हुक्म देते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को हुक्म देते हैं काम करने के लिए, या फिर ये दूसरे जो हमारे ग्लैंड्स हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर ये जो मेल एंड फीमेल ओवरीज होती हैं, इंटेस्टिस होती हैं, इनको भी काम लिया जाता है इनसे। लेकिन हमारा टॉपिक तो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या फंक्शन है। इसके बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन एक इसका फंक्शन जो है वो कैल्शियम लेवल को ब्लड में कंट्रोल करना भी है। और इसके लिए एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो द ग्लैंड कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसको कम करना या ज़्यादा करना जो है इसके कंट्रोल में रहता है। उसके बाद है जी हार्मोन्स क्या होते हैं। बेसिकली प्यारे बच्चों, हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं, ठीक है। बहुत से हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में। आपने जो हार्मोन्स के लफ्ज़ को लेकर रिस्पेक्ट बनानी है वो कोई इतनी इंटेंशनल नहीं है। जिस तरह ये केमिकल आपको नज़र आ रहा है, आपकी पूरी बॉडी जो है ये हार्मोन्स यानी ये केमिकल्स ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आस्क मी कि सर हार्मोन्स होते क्या हैं, देन आई विल लेट यू नो कि आपकी जो बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, या फिर डेफिनेटली लिवर है, पेंक्रीज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं। तो ये सब जो हैं कुछ केमिकल्स निकाल रही हैं। तो इन केमिकल्स को आप जिस तरह लेट्स से दैट कि अगर आपके हम उसकी बात करें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें अब TRH, SCRH, GH, और जैसे डोपामिन है, सोमेटोट्रोफिन है, वेसोप्रेसिन है, होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो पीनियल ग्लैंड है जिसमें हम मेलेटोनिन एक हमारे पास होता है हार्मोन। तो ये मतलब डिफरेंट केमिकल्स हैं। जिस तरह आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है, वो क्या बनाता है, एंड्रोजेंस बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, एड्रिनलिन बनाता है, ठीक है, नॉर एड्रिनलिन बनाता है। तो इनके सारे हार्मोन्स के ना आपने नाम याद कर लेंगे। नाम जैसे ही याद करोगे फिर इनकी लोकेशन याद करो, लोकेशन याद करोगे तो फिर इनका फंक्शन याद कर लो। ये 3 काम जो मैंने तुम्हें बताया ना, अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा ग्लैंड्स के ऊपर। बहरहाल हार्मोन्स बेसिकली काम करते हैं पूरी बॉडी को। आप जिस तरह बॉडी में आपका CNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, इस तरह ये एंडोक्राइन सिस्टम भी आपकी बॉडी में मौजूद है जो कि क्या करता है, बॉडी में काम करता है और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। तो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये किसी ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में बनते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरे पार्ट में, और फिर कुछ काम करवाते हैं, सॉर्ट ऑफ चेंजेस करवाते हैं। अब देखें, प्लांट्स हार्मोन्स की भी बात कर लेते हैं। पौधे चूँकि जानदार हैं तो उनमें भी हार्मोन्स पैदा होते होंगे। सो कमर्शियल एप्लीकेशन बताएं ऑक्सिन्स की, यानी ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो लेट मी जस्ट टेल यू। तो सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे ऑक्सिन्स काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बेसिकली जिस तरह लेट्स से सनलाइट पड़ रही है तो कुछ टर्मिनल बर्ड्स के ऊपर ना सेल्स प्रोड्यूस होंगे और शूट है ये समझ लें आप, तो शूट स्ट्रेट ग्रो करेगी। अब एक सीन में क्या हो रहा है कि अब लाइट यहाँ पर साइड से पड़ रही है तो ये वाले सेल्स जो है वो नॉर्मल ग्रो करेंगे, लेकिन जहाँ पे शेडी एरिया है वहाँ पे सेल्स लंबे हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि टिल्ट पैदा होगा इस एक्सियल पार्ट पे या एपेक्स पे। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये जो पौधे की टिप है ये टुवर्ड द सन ग्रो करना शुरू कर जाएगी। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल और है। तो डिटेल ये है कि इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं जिसमें हम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है या प्रोपोनिक एसिड है। इसके अलावा एक और हार्मोन है दैट इज़ 2,4-D या कह लो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं यानी ऑक्सीजन्स हैं ये क्या करते हैं, देखें जो NAA है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, ये फ्रूटनिंग में हेल्प कर देता है पौधे को, यानी फ्रूट्स लगे हैं उसको, ठीक है।
यानी फ्रूट सेट लगे, यानी कि उसको फ्रूट लगेगा ना, पौधा बड़ा होगा तो फ्रूट लगेगा, तो ऑक्सीजन होंगे तो फ्रूट लगेगा। समटाइम कॉज फ्रूट सेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन नहीं भी होती तो तब भी फ्रूट्स ऑक्सीजन लगवा देता है, इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। यानी उस जो फ्रूट पैदा होगा उसके अंदर बीज नहीं होंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ माल्टे देखते हो, कुछ माल्टे आते हैं उसमें बीज नहीं होते। उसके बाद ये भी हार्मोन है, ऑक्सीजन है ये भी। अब ये क्या करता है, सेलेक्टिव वीड किलर kills broad leaves species dicots used in the cereal crops and lawns to eliminate the weeds, inhibit the sprouting of potatoes, यानी आलू को ख़राब होने से बचाने का काम ये कर लेगा। या फिर आपके गार्डन में कुछ जंगली पौधे उग जाते हैं जो घास को ख़राब करते हैं, तो उनको उन जंगली पौधों को नहीं उगने देगा, तो वीड किलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, यानी अभी सेब कच्चा है, हरे कलर का है, लाल नहीं हुआ, तो अगर वो गिर जाता है हरे कलर का ही तो वो तो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो पकने के बाद ही गिरे तो उसको भी कंट्रोल जो है वो ऑक्सीजन कर रहे होते हैं। हम सिंथेटिक ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको आजकल खुद बना रहे हैं, यानी इनको हम केमिकल लैब में बनाकर किसानों को देते हैं और वो उनको ऑक्सीजन लगा देते हैं, और फिर इस तरीके से उनकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, सीन गेट ऑन, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप सो ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी बता दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के ऊपर बात करनी है। ठीक है, कि जो ट्रॉपिज्म होता है वो डिफरेंट टाइप्स का कौन कौन सा होता है, ये तो आपने स्टडी कर ही लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। ट्रॉपिज्म में फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियो, इनकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बीमारी है जो कि बड़ा सवाल बोर्ड में आता है, इस साल भी आपको आएगा, अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है। देखो बच्चों, अल्जाइमर डिजीज़ आप देख सकते हो कि ये आपका नॉर्मल ब्रेन है, और यहाँ पे जो है ना आपके ब्रेन की कुछ ख़राबी हो गई है, यानी कि डिमेंशिया हो गया आपको। डिमेंशिया क्या है, ये वेंट्रिकल्स देखो ग्रो कर गए हैं कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ पर इसकी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है ये ख़राब हुई है, ये ऐसा क्यों हुआ है। आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि बहुत ज़बरदस्त ख़राबी हो गई है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेन है और यहाँ पे जो ब्रेन है इसमें तो बहुत फ़र्क आ गया है। अब आपकी थॉट्स, लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल्स, यानी आपकी जो एक एबिलिटी है चीज़ों को कंट्रोल करने की, वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। आप जिस तरह बूढ़े होते हो तो आपको ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन है वो बेसिकली काम करने जो हैं वो बंद कर देते हैं। न्यूरॉन्स इतना अच्छा आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है, एक साइंसदान था एल्जिमर, एलियोस एल्जिमर, इन 1907 उसने हमें एक्सप्लेन की थी, एक मेडिकल बायोलॉजिस्ट था, और इसने कहा था कि जो हाईली अफेक्टेड हिस्सा होता है वो ब्रेन ही होता है। इसमें होता क्या है कि मेमोरी इज़ लॉस्ट, आपकी जो यादें होती हैं या वट एवर द हिस्ट्री यू हैव इन योर माइंड वो ख़त्म हो रही होती है। एंड ये जेनेटिक है, यानी कि अगर आपके कोई बड़ों में होता है ना कि वो चीज़ें भूलते हैं ये वो, तो अगर आपके वो दादा हैं या नाना है वटेवर, तो वो आपको भी हो सकती है। ठीक है, तो आप खुराक अच्छी रखेंगे तो मसला कम रहेगा। इट रन्स इन फैमिलीज। हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो द रीज़न। और कभी कभी आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पानी में एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, या फिर खुराकें कुछ ऐसी खाते हो जिसमें एल्यूमिनियम की मिकदार कुछ ज़्यादा हो जाती है, या पहाड़ वगैरह की साइड पर रहते हो, तब भी आपको अल्जाइमर डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो लोग वहाँ रहते हैं और वो शहरों में आ गए तो उनके बच्चों को भी ये डिजीज़ होती है। सो आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस तो अभी सब्सक्राइब किए बगैर नहीं आपने जाना। और दूसरा ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, अभी थंबनेल आपको नज़र आएंगे, इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियोस पे जा सकते हो और अपना ख्याल रख सकते हो दूसरों का भी, और आपको अल्लाह डॉक्टर बनाए या कोई अच्छी बायोलॉजी की प्रोफेशनल डिग्री करवाए, मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। Thank you for watching GS Academy.